हेलो एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और साइंस का टेंशन खत्म, जिसमें केमिस्ट्री का योगदान कितना होता है भाई साहब, 6 से 7 नंबर। 6 से 7 नंबर का योगदान वाला जो लेक्चर है हम लोग का, वो ये रहा। 30 नंबर का साइंस, जिसमें 6 से 7 क्वेश्चन केमिस्ट्री, मोटा मोटी 12 क्वेश्चन बायोलॉजी का, और मोटा मोटी 8 क्वेश्चन फिजिक्स का। 8 से 10 क्वेश्चन फिजिक्स का, बायोलॉजी 12 से 14 भी हो जाता है। तो साइंस का ये सबसे बड़ा जो सेक्शन है, जिसका शुरुआत हम लोग मैराथन सेशन, जिसमें 1 से 1.5 घंटे में ये आपका केमिस्ट्री पूरा खत्म, जिसमें पीवाईक्यू का एनालिसिस भी होगा, नए ट्रेंड के क्वेश्चन भी होंगे, आपको किसी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में चीजों को समझाया जाएगा। बेफिक्र अंदाज से हम लोग शुरू करते हैं, जिसमें हम लोग का भाई एक तो वही तो एक सीरीज है, जिसमें एक नारा लगाया गया हम लोग की टीम के द्वारा, रिवीजन की ताकत और सिलेक्शन की गारंटी। रिवीजन जितना करोगे, यू विल हैव अ ईज फ्रॉम द अदर पीपल। जितना ज्यादा रिवीजन करो, प्रश्न लगाओ ना, प्रश्न ज्यादा लगाओ, जितने सारे सवाल है, जितने सारे सेट है लगा लो। उससे क्या होगा कि आपके पास क्वेश्चन का एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, और जब आपके पास संग्रह क्वेश्चन का बहुत ज्यादा होगा, तब आपको डर नहीं लगेगा एग्जाम से, एग्जाम सेंटर में, एग्जाम हॉल में। चलिए आइए इस सीरीज को, इस सेशन को शुरू करते हैं, केमिस्ट्री का पीवाईक्यू सेशन को शुरू करते हैं। और मुख्यतः एसिड, बेस एंड सॉल्ट बहुत प्यारा फेवरेट रहता है बीपीएससी का। इस सेशन को हम लोग अच्छे से देखेंगे, इसका मतलब मात्रा ज्यादा होगा सवाल का, ठीक है। आप लोग रिलेट करते चलना। दूसरा सेशन भैया किसका होगा, जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, ठीक है, इससे भी सेशन का अच्छा सवाल रहता है। तीसरा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और चौथा मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इसी में आ जाएगा। और एवरीडे केमिस्ट्री में हम लोग किसको करते हैं, एसिड बेस एंड सॉल्ट को लेकर के एवरीडे एग्जांपल्स, एवरीडे लाइफ एग्जांपल्स, इसी को करते हैं, ठीक है। ये मोटा मोटी है, ठीक है ना। इससे क्या होगा, आपको फ्रेमवर्क मिलेगा। ये जितने भी चैप्टर्स हैं, इससे आपको मिलेगा मोटा मोटी 5 क्वेश्चन, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके सेशन और आपके एग्जाम के लिए। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन के साथ साथ इसके एक्सप्लेनेशन को और उस चैप्टर के झलक को भी देखते हुए चलेंगे। पहला सवाल क्या है, जिनको उत्तर पता है वो आराम से जवाब दीजिए और स्किप करिए क्वेश्चन को। हिंदी और इंग्लिश दोनों में सवालों को रखा गया है, एक्सप्लेनेशन भी हम करेंगे। और जिनको उत्तर नहीं पता है, उनको हम एक्सप्लेन करके आज बताते हैं किस तरह से एक्सप्लेनेशन से आप सीखेंगे, और नए इसमें क्वेश्चंस भी आपको ऐड करके दिखाया जाएगा। Which process is used to separate cream from milk? हम लोग देखते हैं कि गांव में कैसे बैठ के दादी अम्मा जो होती है, वो क्या करती है, मट्ठा को महने का काम करती है, उसमें से दही में से मलाई निकालने का काम करती है। तो वो जो किस साइंस का, वो किस प्रक्रिया से, वो दूध से जो मट्ठा बना, वो जो छाछ बना, उससे मक्खन निकलता है, वो कौन सा प्रक्रिया है, वो किस साइंस का प्रक्रिया से वो चीजें निकलती है। फिल्ट्रेशन से, छाननी से छानने का काम करता है क्या, छनन से वो होता है, नहीं भाई साहब, सेंट्रीफ्यूगेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन से होता है। अब भैया सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है, सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स जो होता है अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। जैसे आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, तो क्या कर रहे हो, वहां के जो पार्टिकल्स है उसको रोटेट कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, रोटेट होने के बाद दूर भाग रहा है। तो नहीं देखते हो, जब ऐसे करके मह रहा है, इसे महने का काम करते हैं, तो मक्खन देखो कि महनी से जो मठनी होता है उससे दूर फेंकाता है, ठीक है ना। तो सेंटर से दूर फेंकाएगा। इसका एक और एग्जांपल हम लोग देखेंगे, बरसात का दिन है, अभी गाड़ी में जो हम लोग मिट्टी लगा रहता है, गाड़ी जब चलता है तो देखना मडगार्ड में फेंकाता है, इस तरह से मडगार्ड में फेंकाएगा, मिट्टी पीछे की ओर ऐसे फेंकाते जाता है, ठीक है। तो यही प्रोसेस से वो भी होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द क्रीम फ्रॉम द कर्ड, और द जो छाछ है उससे, हम लोग छाछ और कर्ड से हम लोग क्या करते हैं, उस प्रोसेस के थ्रू हम लोग निकालने का काम करते हैं। ये प्रोसेस आप लोगों को समझ में आया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया सवाल है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्योर सब्सटेंस, इसमें से शुद्ध पदार्थ कौन है, किन, वायु, एयर, एयर शुद्ध है, बढ़िया शुद्ध रहता तो अभी दिल्ली में लोग मास्क लगा के नहीं घूमता। एयर तो शुद्ध नहीं है, एयर इज नॉट शुद्ध। ये तो भैया क्या है, मिक्सचर है, क्या का, मोर गैसेस, मेनी गैसेज का, इसे बहुत सारा गैसेस का मिक्सचर है एयर, इट इज अ नॉट प्योर सब्सटेंस। दूसरा सॉल्ट, नमक,
अब यहीं पर कंफ्यूजन होता है बच्चों को। नमक, नमक क्या है भैया? ये नमक प्योर सब्सटेंस है, इसके अंदर क्या है? Na+ और Cl- का क्या है? फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन है, ये एक प्योर सब्सटेंस है। तो एक बात समझ में आया आप लोग को कि सर प्योर सब्सटेंस किसे कहेंगे? प्योर सब्सटेंस उसे कहेंगे जिसमें जो एलिमेंट का जो मिक्सचर हो वो क्या हो? जो कंपोजिशन हो, मिक्सचर नहीं कंपोजिशन हो, वो क्या हो? फिक्स्ड हो, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन, फिक्स्ड मात्रा में हो। अगर NaCl जो नमक है, दिल्ली में खाइएगा वही, पटना में खाइएगा वही, बिहार का किसी भी राज्य में खाइए वही, गुजरात का किसी राज्य में खाइए वही मिलेगा। गुजरात के किसी डिस्ट्रिक्ट में खाइए, बिहार का किसी डिस्ट्रिक्ट में खाइए, आपको सेम कॉम्पोजिशन मिलेगा। इसलिए इट इज अ प्योर सब्सटेंस। ये प्योर सब्सटेंस है, हालांकि इसमें जो रेशियो होता है एलिमेंट का, कंपाउंड का, वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है, यूनिफॉर्म होता है, डिफाइन होता है। बात समझ में आया? अब यहां पर एक बात आता है सर, होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, यहां पर इस कंसेप्ट को हम थोड़ा सा रिलेट करते चल रहे हैं, क्योंकि इस टॉपिक में जब घुसते हैं तो यहां से एक सवाल और बनता है। कितना सवाल बनाए, इसलिए हम ये टॉपिक पढ़ा दे रहे हैं और यहां से एक सवाल बनेगा कि होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है। होमोजीनियस का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म, होमोजीनियस का मतलब ही होता है यूनिफॉर्म, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म, यानी बराबर मात्रा में नहीं है। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब इस बात को समझिए, होमोजीनियस मिक्सचर आप घर में बना सकते हैं। एक गिलास पानी लीजिए, उसमें 2 चम्मच चीनी डाल दीजिए, 2 चम्मच उसमें नमक डाल दीजिए, उसको घोल दीजिए। तो क्या आपको ऐसा फील तो नहीं होता है ना कि ऊपर वाला पानी आपको ज्यादा नमकीन लगेगा, नीचे वाला पानी कम नमकीन लगेगा? बढ़िया से घोलने के बाद वो क्या होगा? पूरा पानी जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो उसमें पूरा नमक जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसी को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। यानी किसी भी लिक्विड में, किसी भी पदार्थ में अगर कोई भी पदार्थ मिलाएं और वो पदार्थ जो है यूनिफॉर्मली घुल जाए उस पूरे लिक्विड में, वॉल्यूम टू वॉल्यूम, तब वो क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर होता है। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है? वो यूनिफॉर्मली नहीं घुलता भाई साहब। अगर आप लोग जाइएगा मैकडी में, जाइएगा बड़े बड़े जितने भी बर्गर वाले हैं, तो वो क्या करते हैं? कोल्ड ड्रिंक देता है और ऊपर से आइस डाल देता है, तो वो हेट्रोजीनियस हो गया। आइस मेल्ट नहीं करता है, उसमें मेल्ट करता है बहुत वक्त के बाद, लेकिन एट अ इंस्टेंट, एट अ गिवन टाइम, वो क्या होता है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, इसका घर पे अब बोलेगा सर इसके लिए हम मैकडोनल्ड जाएं, घर में कुछ करने के लिए एग्जांपल बताइए। तो ले लो एक गिलास पानी, पानी में फ्रिज में से निकाल के आइस क्यूब डाल दो, देखो तुरंत एट गिवन टाइम वो क्या है? हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। बात समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब सवाल पूछेगा कि सर ये जो PYQ आप करा रहे हैं, ये जो आप क्वेश्चन एनालिसिस करा रहे हैं, इतने सारे सवालों आप सवाल लेकर के आ रहे हैं, कहां से लेके आ रहे हैं? तो PYQ से लेके आ रहे हैं, घटना चक्र से लेके आ रहे हैं, जनरल जो साइंस का जो लूसेंट का बुक है उससे लेके आ रहे हैं, और 6 to 10th का जो हमारा NCERT है वहां से लेकर के आए हैं। तो आप लोग इस ऑथेंटिक सोर्स को हम क्लियर रख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि ये सोर्स हम लोग का कहां से है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहानी समझते हैं। बोलता है रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ चेंज? लोहा जंग लगना जो है, लोहे में जंग का लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है, टेम्पररी चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है, या रिवर्सिबल चेंज है? तो जब भैया इस तरह से जब लोहा में जंग लग गया तो कितनों ठोक लो, पीट लो, इसको थुथुर दो, वो क्या होगा? जंगाइले रहेगा। उसको आप वापस से उसका ओरिजिनल शेप को नहीं गेन कर सकते हैं। तो याद करिए, जब किसी भी ऑब्जेक्ट में, जब किसी भी सब्सटेंस में उसके ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं किया जा सकता है, उसके ओरिजिनल स्टेट को रीगेन नहीं किया जा सकता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? केमिकल चेंज कहते हैं। तो इससे तो क्लियर होता है कि ये क्या है? केमिकल चेंज है। अब केमिकल चेंज में क्या हुआ कि इसके एक न्यू प्रॉपर्टी आ गया, इसके अंदर एक नया प्रॉपर्टी आ गया, ये जंगाइल प्रॉपर्टी आ गया, यानी ये जंग वाला प्रॉपर्टी आ गया, रासायनिक परिवर्तन। ठीक है ना, केमिकल चेंज हो गया, जिसमें क्या बन गया? ये फेरिक ऑक्साइड बना। याद रखो, ये सब क्वेश्चन आयरन ऑक्साइड बना है, ये लिख लो। ये भैया आयरन ऑक्साइड बना है, जिसका फॉर्मूला बनता है Fe2O3 इंटू 2H2O। 2 यहां पर 2 की जगह x रखिए, Fe2O3 इंटू XH2O, यानी ये डिपेंड करेगा, x क्या है यहां पर? x इज इक्वल टू नंबर ऑफ, लिख लो, वाटर। ये सवाल पूछा हुआ है भाई, इसलिए हम करा रहे हैं। ये सवाल पूछा हुआ, ये फॉर्मूला पे ये सवाल पूछा है, फॉर्मूला लिख करके पूछा गया है।
अदर स्टेट पीसीएस में व्हाट इज मीनिंग ऑफ एक्स हेयर, तो एक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अब भैया इसको थोड़ा समझा दीजिए। हाँ समझाते हैं। इसका ये कहने का मतलब है कि ये लोहा वाला जो पाइप था, ये लोहा वाला जो छड़ था, ये मान लीजिए बरसात में रखा गया था तो पानी ज्यादा गिर रहा था, तो यही एक्स का मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हो गया। अगर मान लीजिए यही लोहा वाला जो था किसी का छत में रखा हुआ था लेकिन छज्जा पे रखा हुआ था, तो छज्जा पे पानी देखिए कम गिर रहा था, झटास खाली जा रहा था, तो यानी यहां पर पानी कम जाएगा, तो एक्स का मॉलिक्यूल कम हो जाएगा। तो रस्टिंग किस पे डिपेंड करता है, रस्टिंग का इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करता है, यानी आपका जो लोहा है उसमें जंग कितना ज्यादा लगेगा वो डिपेंड करेगा एक्स मॉलिक्यूल पे। बात समझ में आया आपको, इसलिए एक्स मॉलिक्यूल है यहां पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इन्वॉल्व, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स यानी फलों का पकना एक प्राकृतिक नेचर होता है, प्लांट के अंदर वो नेचुरली फल पकते हैं, उसका एक अलग स्वाद है। ठीक है, तो कौन सा केमिकल प्लांट के अंदर होता है, कोई रसायन होगा ना भैया जी, जिसके अंदर, जिसके वजह से वो फल पकता है, तो ये कौन सा केमिकल होता है जिसके अंदर, ये सवाल नहीं है, ये सवाल पूछा गया है बहुत बार, इसलिए हमको बता रहे हैं कि कौन सा केमिकल होता है जिसके वजह से ये जो हरियर केला है ये पीला केला हो जाता है कुछ दिन बाद, फिर ये ऐसे हो जाता है, फिर ये देखिए पूरा काला होके खराब हो जाता है। इसके अंदर इथिलीन होता है, लिख लीजिए आप लोग, इथिलीन। इथिलीन केमिकल जो है प्लांट के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होता है, जो क्या करती है, प्लांट को उसके राइपनिंग में, पकने में हेल्प करता है, यही जो नेचुरली प्रेजेंट होता है। लेकिन जब हम लोग केला को काट देते हैं, नेचुरली उसको पकने नहीं छोड़ते हैं, उसको काट देते हैं, तो क्या करते हैं, एक देखे होगे मंडी में, शादी ब्याह में लोग जाता है तिलक बारात में, तो केला के कांद लेने के लिए मंडी में, तो देखते हैं कि मंडी में इसे काट के रखा हुआ रहता है, वो हरियर ड्राम रख ले रहता है, उसमें पानी जैसा कुछ भर ले रहता है, बहुत गंदा महकता है, इथिलीन है, बहुत गंदा महकता है, उसको उसमें डुबा देगा, बोलेगा ले जाइए कल ना तिलक चढ़ाना है, शाम में ले जाइए, रात भर रखिएगा, ये पक जाएगा, कल तिलक चढ़ा दीजिए। सेम डे भी ले जाइए तो तिलक जरूर कब खाएगा, शाम तक खाएगा, तो ये आपको पक जाएगा 8 से 10 घंटा में। तो ये यही रहता है, इथिलीन रहता है ड्राम में भरा हुआ। ठीक है, अब आइए, अब हम लोग का सवाल क्या है, ये आपका बैकग्राउंड हो गया सवाल का। अब हम लोग का सवाल क्या है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स इन्वॉल्व यानी फल पकने के लिए प्रक्रिया में क्या होते हैं, जब फल पकता है तो उस प्रक्रिया में क्या होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, ऐसा बात है क्या, कोई नया पदार्थ नहीं बनता। आगे बढ़ते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू पिगमेंट, यही तो बात हो रहा था। अभी तो इतना क्यों समझाएं, देखो सवाल डायरेक्ट नहीं पूछता, ये पूछा हुआ सवाल है, डायरेक्ट सवाल नहीं पूछा कि नया पिगमेंट बनता है, वो पिगमेंट का नाम बताइए, पूछ पूछ के थक चुका है, सवाल ऐसा पूछता है। बेसिक आप समझे हैं कि नहीं, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू पिगमेंट, ये नए पिगमेंट का फॉर्मेशन होता है, किसके वजह से होता है, वो तो इथिलीन के वजह से होता है। तो उस पिगमेंट जो फॉर्म हुआ है, उस पिगमेंट का नाम क्या है, देखिए कैरोटिनॉइड्स एंड एंथ्रोकैनिन्स, दो तरह का पिगमेंट जो है न्यू पिगमेंट फॉर्म होता है, इसको आप लोग लिख लीजिए। ये सवाल अगला बार यही बनेगा, क्योंकि पहले सवाल ये पूछता था इथिलीन के कौन से केमिकल के वजह से फल पकते हैं, फिर सवाल ये पूछने लगा, अब अगला बार यही इसका बारी है, केमिकल का नाम पूछेगा कि न्यू सब्सटेंस जो बना उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है कैरोटिनॉइड्स और एंथ्रोकाइनाइंस। ठीक है, ये दोनों आप लोग को याद रखना है, यही पूछेगा। Which non-metal is essential for photosynthesis, यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है, कौन नॉन मेटल होते हैं। चलिए आइए ऑप्शंस देखते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरीन। सबको पता है ये चीज, कार्बन डाइऑक्साइड। ये सवाल डालने का मतलब क्या था भाई साहब, कोई ज्यादा तेज बच्चा होता है या फिर ज्यादा कमजोर बच्चा होता है, बीच वाला बच्चा तो तुरंत देखेगा कार्बन डाइऑक्साइड मारेगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड है, लेकिन जो ज्यादा तेजकन रहता है वो सोचता है कि पूछ रहा है नॉन मेटल, हो सकता है एकरा में और कंफ्यूजन कुछ हो जाए उसको, तो इस तरह से सवाल को आपको कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए ये सवाल आपको कराया जाता है, ये क्या है, नॉन मेटल गैस है। फोटोसिंथेसिस का प्रक्रिया आपको अच्छे से पता है कि फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच द प्लांट टेक लाइट एनर्जी फ्रॉम द नेचर and the pigment green color chlorophyll convert the light energy and give out the oxygen and take the carbon dioxide from the air and it store the glucose in the form of starch। आपको सबको पता है कि क्या है, आप इसको थोड़ा सा सरल भाषा में समझ लीजिए, किन्हीं को नहीं समझ में आया हो तो, प्राकृतिक से सूर्य का किरणों को लेना,
और कार्बन डाइऑक्साइड को लेना, अपने जो ग्रीन कलर होते हैं प्लांट के पौधों में उस पे वो एब्जॉर्ब करता है और उससे प्लांट जो है अपना खाना बनाता है। भैया प्लांट क्या है? प्लांट इज ऑटोट्रोप्स। ऑटोट्रोप्स क्या होते हैं? जो स्वयं खाना बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रोप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? ये प्राइमरी कंज्यूमर है। हम लोग ये सब क्या है? प्राइमरी कंज्यूमर है। जैसे कि हम लोग इसी को कंज्यूम करते हैं तब ना हम लोग खाते हैं, हम लोग सेकेंडरी कंज्यूमर हुए। ठीक है ना, खुद का खाना बनाते हैं हम लोग, इनके ऊपर डिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, ये अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो भाई साहब ये ऑटोनोम ऑटोट्रोप्स हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? सूर्य प्रकाश से लिया, कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से लिया और उसके बाद ये क्या फॉर्म करता है? खाना अपने ग्लूकोज फॉर्म करता है, ग्लूकोज फॉर्म करता है। तो ये भैया खाना तो बना लिया, आज का खा लिया, अब कल धूप उगे ना उगे बदरी रहे, इसके लिए इसको किस में स्टोर करता है? स्टार्च के फॉर्म में। ये हो गया। अब यहां से एक सवाल बनता है कि सर ये प्लांट जो है स्टार्च के फॉर्म में अपने फूड को स्टोर करता है, हम लोग भी तो कहीं ना कहीं करते होंगे, और हम लोग कहां करते हैं? ग्लाइकोजेन, ग्लाइकोजेन के फॉर्म में हम लोग अपने अंदर बॉडी में, सेल में ह्यूमन जो है स्टोर करके रखता है। ग्लाइकोजेन के फॉर्म में हम लोग इसको रखते हैं। ये कहां होता है? एडिपोज टिश्यू में, एडिपोज, या बोल सकते हैं हम लोग फैट। एडिपोज टिश्यू में यहां पर क्या स्टोर होता है? फैट के फॉर्म में, एडिपोज टिश्यू में फैट के फॉर्म में होता है। ठीक है, ये ह्यूमन में। और ग्लाइकोजेन वाला कहां होता है? लीवर में, खास करके लीवर में स्टोर होता है, लीवर। ठीक है, फैट में हम लोग, एडिपोज टिश्यू में फैट हम लोग स्टोर करते हैं और इसमें लीवर में हम लोग स्टोर करके रखते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच पेयर ऑफ एलिमेंट इज फाउंड इन ब्रास? ब्रास में, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, सबको पता है, सबको ही इसमें जान रहा है कि कॉमनली इसमें कॉपर और जिंक होता है। ठीक है ना, कॉपर और जिंक होता है, जो एलिमेंट जो है ब्रास जो है कॉपर और जिंक से मिलकर बना होता है। हम इस ऑप्शन को तोड़ने के लिए आपके सामने लेके आए हैं कि ये ऑप्शन क्या है। चलिए इसको समझिए। आयरन एंड जिंक, आयरन एंड जिंक मिलेगा तो भैया क्या बनाता है? आयरन एंड जिंक को स्टील, स्टील का गैल्वेनाइज स्टील, ये ऑप्शन में है, ये ऑप्शन में है। जब घटना चक्र हम आपको दिखाए हैं तो घटना चक्र से ये सवाल को हम तोड़ के निकाले हैं, तो ये सवाल अदर स्टेट पीसीएस में पूछा गया है। ठीक है ना, तो गैल्वेनाइज स्टील, गैल्वेनाइज्ड स्टील, ये गैल्वेनाइज स्टील है। ठीक है, अल्युमिनियम एंड कॉपर, अल्युमिनियम एंड कॉपर मिलकर क्या बनाते हैं? अल्युमिनियम ब्रॉन्ज, अल्युमिनियम ब्रॉन्ज। ठीक है, इस तरह से आप लोग को सवाल, इसलिए सवाल को रखा गया। अब देखिए हॉट डीप गैल्वेनाइजेशन, हॉट डीप गैल्वेनाइजेशन क्या होता है भाई साहब? कि इसमें क्या होता है कि आयरन जो होता है उसको हॉट जिंक में डुबाया जाता है। जिंक का एक मोल्टेन स्टेट होता है, उसमें लोहे को उसमें डुबाया जाता है। इसके ये जो लोहा है, ये देखिए इसको डुबाया जा रहा है, इसके ऊपर क्या होता है? जिंक का परत चढ़ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? स्टील बन जाएगा, गैल्वेनाइज स्टील बन जाएगा। तो ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? तो गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है, ये एक प्रक्रिया है जिसमें तांबा को, सॉरी अल्युमिनियम है जी, कॉपर को, आयरन आयरन आयरन, लोहा और जस्ता, हिंदी में थोड़ा सा ऐसा ऐसा केमिकल का नाम है ना, जस्ता जो है, जस्ते में किसको डुबाया जाता है? लोहा को डुबाया जाता है। गैल्वेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लोहे को जस्ता में डुबाया जाता है और वो क्या बन के निकलता है? स्टील बन के निकलता है। उसके ऊपर कोटिंग होता है किसका? जिंक का। सोचिए ये कंसेप्ट आप लोग ध्यान में रखना, क्योंकि इससे कैसे भी एक सवाल बन सकता है, इसलिए आप लोग, एलॉय क्या होता है? एलॉय मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन मिक्सचर, टू और मोर एलिमेंट और कंपाउंड का मिक्सचर होता है। अब आइए नेक्स्ट सवाल है सर, क्या है? किस अवस्था का आयतन निश्चित और आकृति अनिश्चित होती है? कितना सुंदर बात है, बहुत बहुत लॉजिकल सवाल है, इसमें भी गलतियां होती है। क्या? विच स्टेट ऑफ मैटर हैज डिफाइंड वॉल्यूम बट इनडिफिनिट से? वॉल्यूम है बट क्या है? डिफाइंड, डिफिनिट वॉल्यूम, डिफाइंड नहीं, डिफिनिट वॉल्यूम, बट हैव इनडिफिनिट से। वॉल्यूम फिक्स और शेप जो है इनडिफिनिट, तो इसको लिक्विड होता है, लिक्विड के अंदर। ठीक है ना, लिक्विड के अंदर ये ऐसा बात होता है। अब आइए देखिए ये फिगर को हम एक बार अभी आप लोग को बहुत इत्मीनान से, बहुत बढ़िया से समझाते हैं। ये किसका है? ये सॉलिड का है, ये है लिक्विड का, ये है गैस का।
सॉलिड और गैस को अभी छोड़ दो, हम लिक्विड को समझते हैं। कंपैरिजन देखते रहो। इसके अंदर गुलाब जामुन रखा हुआ है, बड़ा ठूस ठूस के रखा हुआ है, इसके अंदर गुलाब जामुन दूर दूर है, इसके अंदर गुलाब जामुन तो हवा में उड़ रहा है। ठीक है, तो आइए इस गुलाब जामुन की बात को समझते हैं। कह रहा है कि सॉलिड हैव डिफिनिट शेप, डिफिनिट वॉल्यूम, बट इनडिफिनिट शेप। इसी वजह से, क्योंकि इसके अंदर क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो है ज्यादा है। किसके मुकाबले, किसके मुकाबले, तो एसिड, ये एसिड बोल रहे हैं, सॉलिड के मुकाबले। सॉलिड, सॉलिड के कंपैरिजन में जो लिक्विड होता है उसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है और गैस में सबसे ज्यादा। ये बात आप लोग ध्यान दीजिए। तो ड्यू टू लेस कॉम्पैक्ट बिटवीन द atoms or the molecules present in the liquid, there is a space between the particles, and hence they have such type of quality which help them to flow, fluidity इसी वजह से आता है। अगर इसके पार्टिकल्स टाइट होते भाई साहब, एकदम एक कड़क रहता, तो क्या होता, ये फ्लो नहीं कर पाता, पानी ऐसे आप फर्श पे गिराता तो गिरले रह जाता, थक्का हो जाता। ठीक है ना, दही का देख लो, दही और दूध में क्या डिफरेंस है, दूध के पार्टिकल्स और लूज है इसलिए वो बहता है, और दही जो है थक्का रहता है क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्लोजर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाटर चेंजिंग फ्रॉम लिक्विड टू वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज अ फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है और इरिवर्सिबल चेंज है और एक्सोथर्मिक चेंज है। ये भैया फिजिकल चेंज है। क्यों फिजिकल चेंज है, इसका एग्जांपल ये देखिए। खाना बना करके आप लोग ऐसे ढक देते हैं शीशा से, तो ऊपर क्या बन जाता है, भाप बन जाता है। वापस से जैसे ही आप लोग इसको हटाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, पानी बन जाएगा। यानी यहां पर क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन होता है। ठीक है ना, तो जैसे ही क्या है, वाटर जो है वो क्या बना है, वो भाप बना है, और वो कुछ देरी के बाद टेम्परेचर डाउन होने के बाद वो क्या बन जाएगा, वापस से वाटर बन जाएगा। तो ये अपने रिवर्सिबल स्टेट में आ जाता है, वापस आ जाता है, कम बैक हो जाता है। इसी वजह से ये क्या है, ये एक फिजिकल चेंज है। क्लियर, ये सब सवाल आपको रिकॉल कराने के लिए कराया जा रहा है। विच केमिकल टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया बनाता है। ठीक है ना, जो कौन सा केमिकल जो है लाइम वाटर को दूधिया कलर में बनाता है, कौन सा गैस, तो याद रखना भाई साहब, कार्बन डाइऑक्साइड। ये एनसीईआरटी क्लास 10th में साफ साफ लिखा हुआ एक्सपेरिमेंट वाला क्वेश्चन है। जब हम लोग लाइम वाटर को, चूने के पानी को, कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग किससे करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, CaOH को हम लोग क्या करते हैं, लाइम वाटर को हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से पास करते हैं, तब वो क्या बनता है, वो मिल्की व्हाइट हो जाता है। और एक्सेस CO2, अगर इसमें एक्सेस CO2 पास करेंगे तो ये क्या हो जाता है, वापस से प्लेन हो जाता है। एक चीज को याद रखना, एक्सेस CO2 पास करेंगे तो, एक्सेस CO2, थोड़ा लिमिटेड CO2 पास करेंगे तो ये क्या होगा, मिल्की व्हाइट हो जाएगा, और एक्सेस CO2 पास करेंगे तो फिर से वापस ये इस कलर का हो जाएगा। ठीक है ना, और नीचे एक प्रेसिपिटेट बनाता है, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाता है। ठीक है, एसिड प्रेजेंट इन स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल प्लांट, जो नेटल प्लांट है ये, इसको हिंदी में कुछ बोलते हैं, इसको हिंदी में बोलते हैं बिच्छू बूटी, ऐसा ही कुछ है, देख लीजिएगा आप लोग, बिच्छू बूटी करके हिंदी में बोलते हैं, शायद यही नाम है, बिच्छू बूटी करके, क्योंकि बिच्छू जैसा एक डंक मारता है, तो इसके ऊपर ना इसके पतले पतले हेयर निकले होते हैं, वो क्या करते हैं, इसको छुइएगा ना तो बहुत बड़ा करंट जैसा मारेगा आपको, स्वेलिंग टाइप। तो इसके अंदर कौन सा एसिड होता है, मिथेनोइक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, जो क्या करता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो आपको जाकर के इस तरह से डंक मारेगा। ठीक है ना, और यहाँ पर एक और बनता है आंट, चीटी। चीटी में किस टाइप का एसिड होता है, ये आप लोग कमेंट करके बताइएगा, किस तरह का एसिड होता है। और जब चीटी काट ले, और जैसे कि बीज, मधुमक्खी, ये सब आपको काट लेता है तो आपको क्या लगाना चाहिए जिससे आप लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। ये सब सवाल है, सब एवरीडे लाइफ केमिस्ट्री का सवाल है, इसलिए हम आप लोग से पूछ रहे हैं। और ये सब सवाल आपको अगर याद आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसमें कुछ पढ़ाने जैसा है नहीं, ये सब सवाल आपसे पूछने का, आपसे बात करने का
होना चाहिए। आपसे हम बात करते रहे ताकि ये सब सवाल, अगर मान लीजिए बिच्छू काट ले, बिच्छू बोल रहे हैं, मधुमक्खी काट ले, चींटी काट ले, तो हम लोग को क्या लगाना चाहिए? अगर आप लोग को पता है तो बताइए, नहीं पता है तो हम बताते हैं। आप लोग बेकिंग सोडा लगाना चाहिए। बेकिंग सोडा ये क्या करता है? न्यूट्रलाइज करता है। बेकिंग सोडा क्या है? NaHCO3। ये लगाना चाहिए। ये सवाल, ये सब पूछे गए सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। बेकिंग सोडा लगाइएगा तो ये क्या होगा? आपको न्यूट्रलाइज करने का काम करेगा उसके लहर को। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ सीमेंट, ये पूछा गया सवाल है 69th में, 68th या 69th में। ये क्या है? केमिकल चेंज है। मान लीजिए एक बार सीमेंट इस तरह से घोल दिए आप लोग, वापस से इसमें से बालू, गिट्टी, सीमेंट, पानी अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सेटलिंग डाउन, क्योंकि प्रोसेस क्या बोल रहा है? सेटलिंग ऑफ सीमेंट। एक बार सीमेंट सेट हो चुका है, सीमेंट का जमना, सीमेंट जम चुका है, तो ये क्या है? ये एक केमिकल चेंज है। आप लोग के लिए ये, अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए होगा तो आप लोग कहां आइएगा? @सिविल संग्राम, बिना स्पेस दिए भैया, सिविल यहाँ पे ज्वाइन करना है, आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना? इसीलिए एक्सप्लेनेशन वगैरह दे देते हैं, आप लोग इस चीज को अच्छे से डील कर लें। विच गैस कंट्रीब्यूट द ग्लोबल वार्मिंग थ्रू इट्स ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट, इनमें से कौन सा गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट करता है मैक्सिमम? है तो सब है, लेकिन मीथेन इसका आंसर होगा। मीथेन मैक्सिमम होता है, ठीक है ना? अब आते थोड़ा सा ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट का कहानी को समझ लेते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को समझ लेते हैं। देखिए, धरती पे जब सूर्य का रोशनी पहुंचता है तो बहुत लेयरों से होकर के गुजरता है। पहले हम लोग सबको जानते हैं, यहां पर हमारा क्या है? ओजोन लेयर है। शुरू से बढ़िया से समझा रहे हैं, छोटा सा कंसेप्ट है, क्विक रिवीजन सीरीज है, जल्दी जल्दी रिवीजन करा रहे हैं। ओजोन लेयर है, इसलिए हम बहुत आराम आराम से करा रहे हैं, चीजों को धीरे धीरे करा रहे हैं, चाय पानी पीते हुए करा रहे हैं, ठीक है? ताकि आप लोग समस्या ना हो, आप लोग को आराम आराम से। तो कोई लेक्चर हम नहीं ले रहे हैं, एकदम धीरे धीरे चीजों कर रहे हैं। लेक्चर आप लोग को देखना है तो प्लेलिस्ट बना हुआ है। ओजोन लेयर में यहां पर क्या, ओजोन लेयर का काम क्या है भाई साहब? ये क्या करता है? हार्मफुल रेडिएशन को रोकता है ना? सूर्य से बहुत सारा किरणें आते हैं, तो उसमें से हार्मफुल रेडिएशन को रोकने का काम करता है, ताकि हमारे स्किन पे ना पहुंचे, हमारे त्वचा पे ना पहुंचे। अगर पहुंचेगा इफ, तो क्या करेगा? स्किन कैंसर, स्किन कैंसर। यूवी रेज जो इतने भी होते हैं वो क्या होते हैं? हार्मफुल होते हैं डायरेक्ट टच में आने के बाद। तो इस तरह से हम लोग को परेशानी हो सकता है। तो ये पहला ओजोन लेयर। दूसरा, जब सूर्य का रोशनी यहां पर पहुंच गया तो यहां पर क्या करता है? धरती पे हीट को बरकरार रखने का काम करता है। और यहां पर जितने भी गैसेज हैं वो एक इनवैलेब की तरह एटमॉस्फेयर बनाते हैं, और हीट को एस्केप करने से, मान लीजिए हीट एस्केप कर जाएगा, सूर्य उगा, ठीक है, और हीट एस्केप कर गया, धरती गर्म हो गया तो ठीक लगेगा मौसम। और मान लीजिए सूर्य ढल गया तो पूरा तो फ्रीज हो जाएगा धरती। तो ये सब गैसेज जो है उसको फ्रीज को ना होने से बचाते हैं, ताकि हीट मेंटेन रहे, ठीक है ना? तो इस तरह से ये काम करता है। अब क्या हो रहा है? हम लोग पॉल्यूशन इतना ज्यादा कर रहे हैं, ये सब चीजें इतना ज्यादा कर रहे हैं कि ये सब जो गैसेज हैं वो क्या कर रहे हैं? ये सब चीजों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, ये रेडिएशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो जा रहा है, सब कुछ ज्यादा हो जा रहा है। तो एक तो सूर्य की रोशनी पहुंचने में तकलीफ हो रही है धरती पे, क्योंकि ये सब इनवैलेप हो रहा है, और पहुंच जा रहा है तो हीट ट्रैप हो जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, ठीक है ना? टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, और ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, और जिसकी वजह से पानी का बहाव ज्यादा बढ़ रहा है। तो यही हम लोग का कंसर्न है, ठीक है ना? मीथेन की वजह से। हाँ, विच गैस इन्वॉल्व इन द लाइमस्टोन व्हेन इट इज हीटेड गेट इवॉल्व, कौन सा गैस निकलता है जब लाइमस्टोन, चूना पानी, बहुत लाइमस्टोन बहुत खतरनाक है बीपीएससी के लिए, बार बार सवाल पूछता है। गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती है? गर्म करने पे कौन सी गैस निकलती है भैया? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, ठीक है? देखिए, जब लाइमस्टोन को हीट एब्जॉर्ब करता है तो ये कैसा हो गया? हीट एब्जॉर्ब कर रहा, तो इंडोथर्मिक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, किस टाइप का रिएक्शन है ये? तो इंडोथर्मिक है, हीट एब्जॉर्ब किया, ठीक है? क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड बना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकला। और दूसरा स्टेप में हम लोग क्या करते हैं? पानी को मिलाते हैं, ये एनसीईआरटी का है। पानी को मिलाते हैं तब क्या बनता है? स्लेक्ड लाइम बनता है। स्लेक्ड लाइम कैल्शियम ऑक्साइड, चूना कैल्शियम ऑक्साइड। ये यहां पर एक सवाल और पूछा जाता है, स्लेक्ड लाइम, COH होल ट्वाइस, ये सिलेक्ट लाइम होता है। लाइमस्टोन, चूना पानी, चूना को हम लोग क्या करते हैं? हीट उसमें देते हैं तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है, ठीक है? द पीएच ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच क्या है? एग्जैक्टली 7 होता है। ये देखिए, न्यूट्रल है ये,
ये 7 होता है। चलिए, विच कंपाउंड इज कॉमनली यूज्ड इन बेकिंग पाउडर, कौन से कंपाउंड जो है बेकिंग पाउडर में कॉमनली यूज होता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज करते हैं। और हम लोग यूज क्यों करते हैं बेकिंग पाउडर का, और कहां कहां यूज करते हैं? तो बेकिंग पाउडर का हम लोग यूज करते हैं, बेकिंग सोडा बोलिए, बेकिंग पाउडर बोलिए, उसको हम लोग यूज करते हैं कहाँ करते हैं? केक में यूज करते हैं बेकिंग पाउडर का। ये क्यों करते हैं कि ये क्या करता है, इसको पफी बनाता है और इसको सॉफ्ट बनाता है। बोलते हैं ना गांव में मीठा सोडा डालते हैं हम लोग, वो क्या करता है? खस्ता बनाता है, उसको सॉफ्ट बनाता है। ये क्यों ऐसा कर पाता है? क्योंकि जैसे ही ये डिसॉल्व होता है ना, तो इसके अंदर गैसेज एक्सचेंज होते हैं। वो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये सवाल पूछा गया है कि विच गैस एक्सचेंज इज टेक प्लेस इन द बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा व्हेन इट इज मिक्स्ड विद द फूड आइटम्स। जब फूड आइटम्स में लाइक अ केक में मिक्स करते हैं ना, तो इसके अंदर गैस का पैकेट बनता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पैकेट बनाता है। तो वो क्या करता है? लाइटर पैकेट बनाता है, तो छनना जैसा, मतलब क्या होता है? फुलकर हो जाता है, वो फुलकार हो जाता है CO2 की वजह से, क्योंकि उसके अंदर गैस का भराव टाइप का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, सॉल्ट डिसॉल्व इन वाटर फॉर्म अ, सॉल्ट अभी बताए थे क्या बनाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर बनाएगा। इस तरह से सॉल्ट जो है इसको डिसॉल्व कर दीजिए, पता चल रहा है इसमें, ये बिना सॉल्ट का था, ये सॉल्ट का है, पता नहीं चल रहा है, होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच एसिड इज डिस्क्राइब्ड एज HO, HOO, CHOOH, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कहा गया? ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। ये ऑक्जेलिक एसिड है। और एसिटिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? CH3COOH। ठीक है, ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है। चलिए, ऑरेंज और लेमन हम लोग कहां कहां एसिड किस में प्रेजेंट होता है? एसिड और साइट्रिक एसिड और अस्कॉर्बिक एसिड। एप्पल में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? मैलिक एसिड प्रेजेंट होता है। टैमरिंड और ग्रेप्स जो होता है खट्टा रहता है, इसमें टैट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। विनीगर में एसिटिक एसिड प्रेजेंट होता है। कर्ड, दही में लैक्टिक एसिड प्रेजेंट होता है। ये क्या है भाई? टोमेटो है, ऑक्जेलिक एसिड प्रेजेंट होता है। गैस्ट्रिक जूस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंट होता है। और रेड आंट, ये देखिए फॉर्मिक एसिड है। और ये क्या है? ये आप समझ में नहीं आ रहा क्या है, छोड़ दीजिए उसको, ब्लर हो गया, इमेज ब्लर हो गया है। ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर, ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट कहां होता है भाई साहब? तो कंबसन के लिए वो होता है। कंबसन में क्या होता है? कंप्लीट कंबसन, और दो तरह का होता है, इनकम्प्लीट कंबसन। कंप्लीट कंबसन और दूसरा होता है इनकम्प्लीट इनकम्प्लीट कंबसन। ठीक है, कंप्लीट कंबसन में कहानी क्या है? ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा तो फ्लेम कैसा होगा? ग्रीन होगा। और इनकम्प्लीट कंबसन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, याद रखिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा इनकम्प्लीट कंबसन में। इनकम्प्लीट कंबसन में कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जो क्या होगा? जो सूट का क्रिएशन करेगा, काला धुआं। और ये फ्लेम कैसा होगा? कंप्लीट कंबसन में ग्रीन होगा। तो गैस देखिए कैसा जलता है घर में? ग्रीन जलता है। ठीक है ना, कोयला उला जब हम लोग स्टार्टिंग में जलाते हैं तो करिया जलता है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट रिटेनिंग इट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एटम। एटम यानी परमाणु। परमाणु को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम। एटम आर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। सब कुछ मिल किससे बना है? एटम से बना है। ठीक है ना, ये अब सवाल बहुत ट्रेडिशनल हो चुका है। विच इज अ फिजिकल चेंज? मेल्टिंग ऑफ आइस, देखिए बर्फ पिघल गया, ये क्या है? मेल्टिंग ऑफ आइस, जो फिजिकल चेंज। बर्निंग ऑफ पेपर, कागज जला दो, ये राख से तुम वापस कागज नहीं बना सकते। ठीक है ना, इसीलिए क्या है भैया? ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ आयरन, अभी देखे थे हम लोग, एक बार जो जिंदगी से में रस्ट लग जाता है, फिर वो जिंदगी दोबारा वापस नहीं होता है। कुकिंग ऑफ फूड, खाना बना दिए, दाल भात चोखा बना दिए, फिर अलगे से चावल कर लोगे क्या? अलगे से दाल बना लोगे, आलू बना लोगे क्या? नहीं। तो ये सब क्या है? केमिकल चेंज है, विच इन विच द स्टेट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। स्टेट वापस नहीं आ सकता है, इसके लिए हम लोग केमिकल चेंज। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है भाई साहब कि कॉपर वेसल गेट ग्रीनिश, जो तांबे के बर्तन होते हैं वो हरे हो जाते हैं कुछ समय के बाद। ठीक है, आफ्टर सम टाइम द ग्रीनिश लेयर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ बेसिक कॉपर कार्बोनेट। बेसिक कॉपर कार्बोनेट, क्या ये दोनों स्टेटमेंट सही है? हाँ, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। ये इसलिए होता है क्योंकि एयर के साथ रिएक्ट करने के बाद एक कॉपर कार्बोनेट का लेयर बन जाता है। वही कॉपर कार्बोनेट जो है वो क्या किसको किसको बचाने का काम करता है? कॉपर को, बर्तन को बचाने का काम करता है। वो एक प्रोटेक्टिव लेयर बनता है। ठीक है ना, ग्रीनिश लेयर बनता है जो कॉपर को बचाता है। तो ये दोनों बात सही है। कॉलम 1, हेबर प्रोसेस में अमोनिया मिलता है, बात सही है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सोडियम कार्बोनेट,
ऑस्टेट प्रोसेस में नाइट्रिक एसिड, सॉल्वे प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं, सॉल्वे प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड नहीं मिलता है, हम लोग को वहां पर सोडियम कार्बोनेट मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट। यहां से एक और सवाल बनता है, सॉल्वे प्रोसेस में हम लोग किस गैस को एयर से लेते हैं? सब बच्चा ऑक्सीजन मारता है, नहीं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस को हम लोग का हेल्प लेते हैं और उसके बाद हाइड्रोजन गैस को हम लोग यूज करते हैं। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस को हम लोग यूज करते हैं और उसको स्टोर करके सॉल्वे प्रोसेस से हम लोग क्या बनाते हैं? सोडियम कार्बोनेट बनाते हैं। सोडियम कार्बोनेट जिसको स्टोर करते हैं हम लोग इंडस्ट्रियल यूज में, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? ब्लड सही है, लेमन जूस सही है, जिसका रेंज क्या होता है? एसिडिक होता है लेमन जूस का। ब्लड का क्या होता है? न्यूट्रल से थोड़ा सा स्लाइटली अल्कलाइन होता है, ठीक है ना। उसके बाद मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एसिडिक, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तो बेस है भाई साहब, एसिडिक कैसे होगा? ये ऑप्शन गलत हो गया। देखिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम लोग इसको यूज कहां करते हैं? व्हेन वी हैव एसिडिटी, एसिडिटी होता है। तो हम आपको बताएं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या कहता है कि जब आपके पास एसिड हो उसके साथ बेस मिला दो, आप क्या हो जाओगे? न्यूट्रल हो जाओगे, ठीक है ना। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का हम लोग यूज करते हैं। तो ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कब यूज करते हैं? जब एसिड ज्यादा रहता है तो बेस का यूज करते हैं। तो ये बेस हुआ ना कि एसिड हुआ। ये एंटी एसिड की तरह काम करता है। डायमंड हैज अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बात सही है। कितना होता है? 2.42, फिजिक्स में पढ़ा चुके हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डायमंड इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नो, ओनली वन स्टेटमेंट इज करेक्ट, 2 इज फॉल्स, है ना। डायमंड मानते हैं हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, चमकीला होता है, लश्रस होता है, लेकिन ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता। तो सवाल होता है सर इसको एक्सप्लेन करिए, व्हाई इट इज नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो डायमंड में क्या होता है? ये कार्बन का कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। एक जो है, ये फिगर तो ऑलरेडी है, इसमें समझिए, ये एक जो है देखिए किस तरह से जुड़ा हुआ है, जुड़ाव देखिए 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी इसके कोई भी आयंस जो है वो फ्री ही नहीं है। कार्बन में कितने? 4, और चारों क्या है? इंगेज है। तो भैया जब कोई आयंस ही फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी को कैरी कौन करेगा? सवाल यही होता है। टू कैरी द इलेक्ट्रिसिटी देयर मस्ट बी आयन, आयंस होने चाहिए। एक सवाल यहां पर बात को समझिए, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी क्यों कैरी होता है? क्योंकि वाटर के आयन फ्री हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करके ले जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लेकिन डायमंड में आयन ही नहीं है, 4 ही आयन है और चारों बॉन्ड फॉर्मेशन में बिजी हैं। इस वजह से देयर इज अ लैक ऑफ फ्री आयंस एंड हेंस इट कैन नॉट कैरी इलेक्ट्रिसिटी। बात समझ में आया? चलिए, द ड्राई आइस यूज फॉर आर्टिफिशियल फॉग। देखें शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन यहाँ खड़ा रहता है, इधर पूरा धुआं धुआं कर देता है माहौल, दूल्हा दुल्हन गायब, है ना। तो ये ड्राई आइस हम लोग वहां पर उड़ाते हैं। तो ये क्या है? ड्राई आइस क्या है? किस तरह का ये ड्राई आइस है? सॉलिड CO2 है, ठीक है ना। तो कहां गया भैया ऑप्शन? सॉलिड कार्बन ट्यूब, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग देखते हैं ना शादी में, फंक्शन में, इस तरह का ये बूमर होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? गैस बूमर। ये गैस बूमर होता है, इससे क्या निकलता है? पूरा धुआं निकलता है। तो कौन सा रहता है इसमें? तो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, जो क्या करता है? रिएक्ट करता है नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आने के बाद। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ये भैया रिएक्ट करता है। तो भैया पहले किस स्टेट में रखा गया होगा? तो पहले ये -78 डिग्री सेल्सियस पे रखा रहता है। तो जैसे ही रूम टेम्परेचर 27 से 28 डिग्री सेल्सियस पे आता है, या फिर 20 डिग्री से प्लस कहीं भी आ जाएगा, सोचिए -78 डिग्री सेल्सियस पे कोई चीज रखा हुआ है, उसको तुम अचानक से लाओगे तो ये क्या होगा? डायरेक्ट सब्लिमेशन होता है। क्या होता है यहां पर? सब्लिमेशन होता है। यानी ये कोई ड्राई सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड था जो इस तरह से गोल गोल का टुकड़ा था, वो क्या था? सॉलिड था। वो डायरेक्ट किस फॉर्म में आ गया? गैस के फॉर्म में आ गया। तो किसी भी सॉलिड को डायरेक्ट गैस के फॉर्म में चेंज होना विदाउट चेंजिंग टू लिक्विड, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सब्लिमेशन। ये क्वेश्चन ऑलरेडी पिछले किसी भी एग्जाम में पूछा गया, घटना चक्र में से ये क्वेश्चन को उठाया गया है, ठीक है ना। तो सब्लिमेशन क्या होता है? जब कोई सॉलिड सब्सटेंस जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए, एक बीच का लिक्विड फेज को स्किप करके, उसको हम लोग सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये जो सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है वो डायरेक्ट क्या होता है? ये देखिए धुआं धुआं के फॉर्म में हो जाता है। ये बात आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए, विच स्टेटमेंट अबाउट वाटर इज इनकरेक्ट? पानी पानी रोज पीते हो, इट इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या बात है? सब कुछ घोल ले अपने अंदर, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोला जाता है। आइस इज लेस डेंस देन लिक्विड वाटर, ठीक है भैया, बात सही है ना।
आइस का डेंसिटी कम है तभी तो वाटर पे फ्लोट करता है, अगर आइस का डेंसिटी ज्यादा होता तो वो पानी में डूब जाता। ये भी बात सही है। इनकरेक्ट पूछ रहा है, ये तो करेक्ट है। वाटर बॉयल एट सेम टेम्परेचर एट ऑल एल्टीट्यूड, क्या सभी ऊंचाइयों पर पानी एक तापमान पर उबलता है? चल जाओ पहाड़ों पर। ये क्या है आपका सी लेवल है, ठीक है। आप यहां पे चले गए, चले जाइए आप कहां, उत्तराखंड चले जाइए, उत्तराखंड से और ऊपर ऊंचाई पे चले जाइए, एल्टीट्यूड पे चले जाइए। ये पानी, एक केटल पानी यहां गर्म करना है, एक केटल पानी यहां गर्म करना है, यहां पसीना छूट जाएगा पानी गर्म करने पे। लद्दाख चले जाओ, लद्दाख चले जाओगे, मैगी बनाओगे, तुमको 25 से 30 मिनट लगेगा मैगी बॉयल होने में। क्योंकि एज वी गो हायर, जैसे जैसे हम लोग भाई साहब ऊंचाई की ओर जाते हैं, हम लोग का प्रेशर जो है डिक्रीज करते जाता है, और प्रेशर डिक्रीज करेगा तो हम लोग का क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करेगा। बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस एज वी गो हायर। तो जैसे जैसे एल्टीट्यूड पे जाते जाओगे आपका प्रेशर डिक्रीज करेगा। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। तो प्रेशर क्या है, ज्यादा धरती पे, तो भाई जल्दी से खाना यहाँ बन जाता है। 100 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ कहानी बन जाता है। और देखिए जैसे इससे हम लोग एल्टीट्यूड पे जाए, 1000 फीट पे गए तो क्या हो गया, 90 डिग्री सेल्सियस। जैसे हम लोग 20,000 फीट पे गए, 79 डिग्री सेल्सियस। ये ऑथेंटिक डेटा है। एरोप्लेन में जो कोई बच्चा, कोई आदमी जा करके खाना उबालने का काम करेगा, उसको 79 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और देखिए यहाँ पर झोपड़ी पर वाटर लेवल कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। झोपड़ी है कहाँ, समुद्र के किनारे, नॉर्मल पानी उबल जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग जाते हैं, हम लोग का क्या होता है, विद द बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस विद द एल्टीट्यूड। जैसे जैसे हाइट बढ़ते जाएगा हम लोग का क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। इट मीन्स दैट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बीपी, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। कोई समस्या, यहां पर आगे बढ़ते हैं। aqueous solution of salt will have a pH below 7। क्या कह रहा है भाई साहब, द aqueous solution of which salt, वही तो हम भी सोचे, which salt, कौन से सॉल्ट का जो aqueous solution है वो pH वैल्यू 7 है। मतलब सवाल समझो क्या पूछना चाह रहा है, pH वैल्यू 7 से कम है तो भैया 1 से लेकर 7 तक यहां कौन लाई करता है, बेस लाई करता है। यानी हमको एक इन ऑप्शनों में से चूज करना होगा कौन सा बेस है और कौन सा बेसिक सॉल्ट है, क्योंकि सॉल्ट का बात कर रहा है। ऑप्शन है ऐसे ही छटता है। चलिए पहला सोडियम एसिटेट, दूसरा अल्युमिनियम क्लोराइड, एक सॉल्ट है भैया, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड। अब इसमें से कौन होगा NH4Cl यानी अमोनियम क्लोराइड। aqueous solution will have a pH value less than 7। ये बेसिक सॉल्ट हुआ जिसका जो है वो क्या होता है, बेसिक पीएच बेसिक जो होता है वो 7 से कम होता है, ठीक है ना। बाकी हम लोग में एसिडिक है, एसिडिक सॉल्ट है। चलिए इस कंसेप्ट को समझ लीजिए एक बार कि एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्ट का कहानी क्या है, कैसे पहचानेंगे। जब कोई स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl रिएक्ट करेगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ तो कैसा मिलेगा, न्यूट्रल सॉल्ट मिलेगा। क्योंकि क्या है, दोनों स्ट्रॉन्ग है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग और बेस भी स्ट्रॉन्ग, ए भी स्ट्रॉन्ग बी भी स्ट्रॉन्ग। अब आइए दूसरा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ रिएक्ट करेगा। तो एक क्या है, डोमिनेटिंग कौन है, एसिड है, और क्या, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट कैसा देगा, एसिडिक सॉल्ट देगा, क्योंकि भैया स्ट्रॉन्ग एसिड था यहां। दूसरा बात को समझिए, यहां पर समझ जाइएगा, वीक एसिड लेकिन बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है, तो डोमिनेट कौन करेगा, बिना देखे बोलो, बेसिक सॉल्ट। जो स्ट्रॉन्ग होगा वो उस टाइप का सॉल्ट बनाएगा। अगर आपका एसिड स्ट्रॉन्ग है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग है तो बेसिक सॉल्ट बनेगा, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल बनेगा। कोई सॉल्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, न्यूट्रल भी नहीं होगा। जिस इसका बेस्ट एग्जांपल NaCl है, ठीक है, NaCl इट इज अ बेस्ट एग्जांपल। वीक एसिड वीक बेस, न्यूट्रल सॉल्ट, दोनों स्ट्रॉन्ग तो न्यूट्रल, दोनों वीक तो न्यूट्रल, दोनों क्या, दोनों स्ट्रॉन्ग न्यूट्रल, दोनों वीक न्यूट्रल। एक स्ट्रॉन्ग तो मान लीजिए एसिड स्ट्रॉन्ग तो एसिडिक सॉल्ट, बेस स्ट्रॉन्ग तो बेसिक सॉल्ट। ये कहानी है, ये इसी यही बात को आपको समझाना था। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच थीन वायर कैन बी ड्रॉन, मेटल का प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहां पर मेटल का और प्रॉपर्टी आप लोग को रिकॉल करा देते हैं। मेटल का प्रॉपर्टी क्या है भैया, मेटल इज सोनरस, मेटल से आवाज आएगा, ठक 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 ठक, सोनरस यानी साउंड क्रिएटिंग बिहेवियर, ठीक है, पहला प्रॉपर्टी। दूसरा लश्रस, चमकीला, चमक, चमक, ये चमक होगा। तीसरा मेलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी,
मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी। ये चार प्रॉपर्टी से सवाल बनता है। चलिए पहला प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं, सोनरस। सोनरस का मतलब आवाज, टन 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 का स्कूल की घंटी बजता है, इसका मतलब वो मेटल था। दूसरा लश्रस, चमकीला होता है, लेकिन भैया सोडियम वोडियम को देख लीजिए, वो क्या है, उसमें कोई आवाज नहीं, एक्सेप्शन कहीं है, बाद में हम लोग देखेंगे। मैलिएबिलिटी और डक्टिलिटी को हम लोग को डील करना है। व्हाट इज मैलिएबिलिटी एंड डक्टिलिटी? आप लोग देखे हैं ना, लोहे से लोहे का चदरा बनता है, सीट बनता है। क्यों बन पाता है? क्योंकि मेलिएबल है वो, एक लोहे की टुकड़ा को पीट पीट कर, देखो मेलिएबिलिटी, पीट पीट कर ऐसे पतला सीट बनाया जा सकता है, यही बोलता है मेलिएबिलिटी। यानी किसी भी मेटल के अंदर एक प्रॉपर्टी होता है कि उसको जब हम लोग हैमर करेंगे तो वाइल हैमरिंग उसके जो पार्टिकल है वो क्या होंगे, डिसोसिएट होंगे और वो पतला सीट बनेगा। और डक्टिलिटी आपको बता दें, नोट कर लो, 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर का वायर बन सकता है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। 1 ग्राम गोल्ड को आप अगर खींचोगे वो क्या बनेगा, 2 किलोमीटर तक का वायर बनेगा। इसी बोलते हैं डक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर का वायर, यानी डक्टाइल प्रॉपर्टी। देखिए ये स्टार्टिंग पॉइंट से इसको खींच खींच कर देखिए किस तरह के एंड पॉइंट तक, यानी इसको कितना खींचा गया। डक्टिलिटी और मेलिबिलिटी, यानी इस तरह का गोल पत्थर को पीट पीट कर सीट बना दिया गया, यही क्या है, ये डक्टिलिटी होता है। पूछ क्या रहा था, थिन वायर, तो थिन वायर क्या हो जाएगा भैया, डक्टिलिटी। थिन वायर डक्टिलिटी होता है, और वो डक्टिलिटी में टूटता फूटता नहीं है, उसका टेंसाइल स्ट्रेंथ उतना होता है। द ब्राउन फ्यूम्स रिलीज ड्यूरिंग द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लीड नाइट्रेट। ये बहुत अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी का सवाल है, कटिंग भी एनसीईआरटी का लगा है। ये एक्सपेरिमेंट से सवाल बार बार बीपीएससी पूछता है, इसलिए ब्राउन फ्यूम रिलीज्ड, यानी भूरा कलर का, जो बोलते हैं ना डार्क भूरा काला टाइप का फ्यूम, धुआं निकलता है जब हम लोग क्या करते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन का मतलब होता है आग लगाना, जब उसको में आग देते हैं, हीट देते हैं, ऑफ लीड नाइट्रेट। लीड नाइट्रेट को हम लोग हीट करते हैं तो कौन सा, तो उसमें निकलता है नाइट्रोजन, NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वहां से रिलीज होता है। ये एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, इसलिए हमने एक्सपेरिमेंट को डायरेक्ट फोटो कॉपी पेस्ट करके लगा दिया। ये देखिए इस तरह से इसमें क्या भरा हुआ है, इसमें लीड नाइट्रेट भरा हुआ है। देखिए इसे बर्नर से इसमें फ्यूम किया गया है, यहाँ पर देखिए किस तरह का ब्राउन धुआं निकल रहा है, ठीक है ना, तो भूरा धुआं निकलता है। चलिए, द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इज इन मोस्ट कंपाउंड इज वैलेंसी। अब इसको समझते हैं सर, वैलेंसी याद कैसे रखें, तो रूल याद है ना आपको, 2 8 8 18। ऑक्सीजन का क्या है, एटॉमिक मास 16। अरेंज करो, 2 पहला सेल में अरेंज किया हुआ है, देखो 2 पहला सेल में। सेकंड में कितना होना चाहिए, 8, 1 2 3 4 5 6, 6 ही करे ना, 6 ही कर पाए हम लोग, क्योंकि हम लोग को क्या था, 1 2 6 2 8, 8 कंप्लीट हो चुका है, 8 कंप्लीट हो चुका है, यानी इसका ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक मास कितना होता है, 16। ठीक है, तो 8 हम लोग को अरेंज करना था, तो हम लोग कर चुके हैं, 2 इसमें 2 इसमें, और 1 2 3 4 5 6, 2 बच गया हम लोग को। इस सेल का कितना होना कैपेसिटी, इस सेल का कैपेसिटी कितना है, 2 के बाद 8 होना चाहिए, इसमें भी कितना, 2 स्पेस खाली है, 2 स्पेस खाली है, इसका तो खत्म हो गया कैपेसिटी। ऑक्सीजन का होता है भाई साहब 8 एटॉमिक नंबर, हम लोग भरना शुरू किए, फर्स्ट में होना चाहिए 2, 2 भर दिए, दूसरे में कितना होना चाहिए 8, तो भरना शुरू किए, तो थर्ड 4 5 6 7 8, 8 हो चुका है, ऑक्सीजन का लिमिट खत्म, लेकिन 2 स्पेस अभी भी खाली है, तो यही 2 स्पेस खाली है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैलेंस। ठीक है, यही वैलेंसी है हम लोग का। चलिए, अफवाह रूल, इसको बोलते हैं हम लोग अफवाह रूल। अ सॉल्यूशन टर्न फेनोप्थलीन पिंक व्हेन HCl इज एडेड। जो फेनोप्थलीन था उसमें हम लोग क्या किए, सॉल्यूशन टर्न्स फेनोप्थलीन पिंक व्हेन HCl इज एडेड। एक सॉल्यूशन था, अननोन सॉल्यूशन था, उसमें हम लोग फेनोप्थलीन डालें, क्या हुआ तब, फेनोप्थलीन टर्न पिंक व्हेन HCl इज एडेड। HCl को ऐड किया तो वो पिंक हो गया, द पिंक कलर डिसअपीयर, जैसे ही HCl डाला गया पिंक कलर डिसअपीयर हो गया। दिस शोज द ओरिजिनल सॉल्यूशन इज, तो वो जो सॉल्यूशन अननोन सॉल्यूशन था वो कैसा था, बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया होगा। चलिए हमको आपको एग्जांपल से समझाते हैं। एक बर्नर लिए, ठीक है, मतलब एक बीकर लिए, ठीक है, ये बीकर में अननोन लिक्विड था, हमको नहीं पता क्या था, ठीक है, और सॉल्यूशन टर्न फेनोप्थलीन पिंक, सॉल्यूशन फेनोप्थलीन पिंक हो गया, व्हेन HCl इज एडेड द पिंक कलर डिसअपीयर। अब ये पिंक हो चुका था, इसमें हम लोग HCl डाल दिए,
और जैसे ही एसिड डाले क्या हुआ, पिंक कलर खत्म, गायब। तो बताइए कि जो सॉल्यूशन था वो कैसा ओरिजिनल था, तो भैया वो बेस था, क्योंकि बेसिक में ही क्या होता है, फिनोप्थलीन का कलर पिंक होता है, एसिड में नो चेंज होता है। इसीलिए एसिड डालें तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया। एसिड डालें तो न्यूट्रल हो गया, एसिड न्यूट्रल हो गया, क्योंकि एसिड जो है रिमूव द बेस फेडिंग पिंक कलर। रस्टिंग ऑफ आयरन इज फास्टर इन कोस्टल रीजन, हाई मॉइस्चर एंड सॉल्ट कंटेंट एक्सेलरेट रस्टिंग। बात सही है कि रस्टिंग जो है वो फास्टर होगा, तेज होगा, कहां, कोस्टल इलाका में, और क्योंकि वहां पर मॉइस्चर ज्यादा है, सॉल्ट कंटेंट ज्यादा है। दोनों बात सही है, कोई दिक्कत। चलिए, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट ओनली, इलेक्ट्रिसिटी ओनली, बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दोनों है, बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी ओनली, बोथ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी दोनों को कैरी करते हैं मेटल्स, ठीक है। क्योंकि देखिए गैस में दूर दूर होता है, लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा नजदीक होता है, सॉलिड में क्या होता है, कॉम्पैक्ट होता है। ये क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस, इंटरमोलिकुलर स्पेस के वजह से। चलिए, विच एलिमेंट हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कौन से एलिमेंट में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, तो यह फेमस क्वेश्चन है। फ्लोरीन में हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, लिस्ट किस में होता है, सीजियम में होता है सबसे कम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, हाउ द एबिलिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन इन द बॉन्ड, कितने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है अपने बॉन्ड में। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है, मीथेन, पीछे भी पढ़ा चुके हैं। अब क्वेश्चन क्विक आप लोग बताएंगे। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। द कंपाउंड यूज एज अ जर्मिसाइड इन ड्रिंकिंग वाटर, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर हम लोग यूज करते हैं। ये क्या करता है, ये ब्लीचिंग पाउडर रिलीजेस क्लोरीन, जो क्या करता है, पैथोजन का किल करने का काम करता है, पैथोजन हो या बैक्टीरिया हो को किल करता है। द बेसिक यूनिट ऑफ एन एलिमेंट इज एटम। नेक्स्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, द एलिमेंट यूज्ड इन फोटो इलेक्ट्रिक सेल एंड एटॉमिक क्लॉक इज, कौन सा एलिमेंट जो हम लोग यूज करते हैं, तो वो क्या है, सीजियम। सीजियम फोटोवोल्टिक सेल पे बार बार सवाल पूछ चुका है बीपीएससी, तो कौन सा एलिमेंट, देखिए इस तरह से आया, एनर्जी इसको स्कीप करके इसको एक्सेलरेट करता है, एनर्जी को एक्सेलरेट करने का काम करता है, इसके पार्टिकल को एनर्जी देने का काम करता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू से, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी इसको एक्सेलरेट करने का काम करता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नोबल गैस, इसमें से नोबल गैस कौन है, तो आर्गन इज द नोबल गैस। नोबल गैस का देख लीजिए 18th ग्रुप का, ये सारे नोबल गैस हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, ये सब क्या है, नोबल। चलिए अब नेक्स्ट सवाल, द मेल्टिंग ऑफ आइस इज, मतलब पूछ रहा है भाई साहब कि इनमें से कितने डिग्री पर आइस मेल्ट कर जाएगा। मेल्टिंग ऑफ आइस इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, जो आपका बर्फ है पिघलकर पानी हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। चलिए, विच सब्सटेंस इज कॉमनली यूज्ड एज सॉल्ट इन फूड, सबको जानता है, नमक, यानी सोडियम क्लोराइड, NaCl। ये नमक हम लोग स्वादानुसार अपने खाने में यूज करते हैं, कॉमनली इसको टेबल सॉल्ट भी कहा जाता है, कहीं कहीं आपको टेबल सॉल्ट के नाम से सवाल दिख सकता है, ठीक है। हाइड्रोजन गैस इज, हाइड्रोजन गैस कैसा है भाई साहब, ये एक कलरलेस एंड ऑर्डरलेस लिक्विड है, गैस है, सॉरी ये गैस है, ठीक है। इसकी ना तो कोई कलर होती है, ना इसकी कोई महक है, ठीक है। ये हाईली क्या होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है, हाईली फ्लेमेबल होता है, यानी जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन गैस को थोड़े से हल्के से चिंगारी के पास लाएंगे, देयर माइट बी अ वेरी ग्रेटर एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजिव होता है। इसका हम लोग एग्जाम्पल देख चुके हैं एक्सपेरिमेंट में, किस तरह से जब जिंक को हम लोग टेस्ट ट्यूब में क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं डाल करके 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, उसके बाद जिंक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है, और उसके बाहर हम लोग स्पार्क लगाते हैं तो देयर इज अ बबल साउंड। इसका हम लोग एक्सपेरिमेंट देख चुके हैं जिंक के साथ। तो ये क्या होता है, हाईली रिएक्टिव होता है। द प्रोसेस इन विच मेटल इज ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग द ओर, हीटिंग इट्स ओर, इसके ओर को जब हीट करते हैं तो मेटल हमको प्राप्त होता है। मान लीजिए आयरन का ओर के लिए हम लोग आयरन को मेल्ट करें, आयरन ओर को मेल्ट करेंगे तो आयरन मिलेगा, हम लोग को बॉक्साइट को ओर को करेंगे तो हम लोग को अल्युमिनियम मिलेगा। तो इस तरह के ओर को, उस मेथड को क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को क्या करते हैं हम लोग, उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग देखिए इस तरह से स्मेल्टिंग होता है, ये ओर है, इसको पूरा हाई टेम्परेचर पे,
हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर को लिखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल्टा टी यूज कर ले। डेल्टा टी कितना होना चाहिए, ग्रेटर ग्रेटर ग्रेटर, बहुत ज्यादा ग्रेटर होना चाहिए। और हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसको मेल्ट करते हैं मॉल्टेन स्टेट में। जैसे ही हम लोग इसको पोर करते हैं, थोड़ी देर के बाद ये ठंडा होता है और कॉन्सोलिडेट होकर क्या बनता है, हम लोग को मेटल का है तो मेटल दे देगा हम लोग को। चलिए, द गैस नॉट प्रेजेंट इन जनरेटर गैस, जनरेटर गैस में कौन सा गैस प्रेजेंट नहीं होता है, नाइट्रोजन तो होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी होता है, हाइड्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन नहीं होता है भाई साहब, ऑक्सीजन नहीं होता है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है। इसी वजह से अगर ऑक्सीजन होता तो क्या हो जाता, कंप्लीट कंबसन। यही नहीं होता, इसी की वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट कंबसन होता है जनरेटर गैस। विच एलिमेंट हैज 3 एल्ट्रोप्स, डायमंड, ग्रेफाइट एंड चारकोल, यानी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के बारे में पूछ रहा है। तो किसके होते हैं, तो कार्बन के ही होते हैं, हम लोग पढ़े हैं क्लास 10th की कार्बनेट्स कंपाउंड में, ये फोटो आपको दिख जाएगा, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। तो कौन कौन होता है, डायमंड, ग्रेफाइट, और इसमें कौन कौन सा, चारकोल, यानी कोल का बात कर रहा है ये, कोल का। और एक आपको ये भी मिल जाएगा, बकमिस्टर फुलरेंस। ये अगर ऑप्शन में हो तो इसका भी, ये सब किसके एलोट्रोप्स है, कार्बन के एलोट्रोप्स है। द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। कहा गया, सोडियम बाइकार्बोनेट, यहां रहा, सोडियम बाइकार्बोनेट इज द केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा। विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज एस्कॉर्बिक एसिड, जस्ट पीछे ही बताया कि एस्कॉर्बिक एसिड किसे, कौन से विटामिन को हम लोग बोलते हैं, वेयर इज विटामिन सी, विटामिन सी को हम लोग क्या करते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। थोड़ा सा विटामिन के बारे में यहां पर जान ले, यहां से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। विटामिन ए डिफिशियंसी डिजीज कौन बनेगा, लॉस ऑफ विजन, यानी लॉस ऑफ विजन हो जाएगा, आपको धुंधला दिखने लगेगा। सिम्टम्स क्या है, पुअर विजन, यानी थोड़ा थोड़ा आपको धुंधला दिखने लगे, कमजोरी हो दिखने में, नजदीक का दूर का, तो आप समझ लो विटामिन ए का कमी है। विटामिन बी1 बेरी बेरी, मसल कमजोर, दर्द होने लगेगा, क्रैम्प होने लगा। विटामिन सी स्कर्वी, ब्लीडिंग गम्स, गम्स यानी जो आपके मसूड़े हैं उसमें गम्स होने लगेंगे। विटामिन डी रिकेट्स, सॉफ्ट एंड बेंट बोन, सॉफ्ट एंड बेंट बोन कहां होता है भैया, सॉफ्ट एंड बेंट बोन, जैसे कि सॉफ्ट बोन कहने का मतलब कार्टिलेज, यहाँ वाला, यहाँ पे दर्द, आपकी रिस्ट में दर्द, बेंट बोन यानी झुकने में दर्द, तो आप समझ लीजिए आपको विटामिन डी का कमी है। विटामिन डी3 इसी का बात करता है, विटामिन डी3। यहाँ गर्दन वर्दन में दर्द हो जा रहा है तो समझिए वो भी क्या है, विटामिन डी का कमी से है। कैल्शियम, कैल्शियम में क्या है, बोन एंड टूथ डीके, आपका दांत का, जो बोलते हैं ना चॉकलेट जो ज्यादा खाता है उसको कैल्शियम का कमी हो जाता है, इसलिए उसको बोलता है दूध पिया करो ज्यादातर, इसलिए ये आपको डिफिशियंसी है डिजीज का। आयोडीन, आयोडीन में क्या होता है, ग्वाइटर, गला में आपको दिक्कत हो जाता है, जिसे क्या है, नेक, स्वेलिंग नेक और नोड्स क्रिएट हो जाते हैं। आयरन का कमी से एनीमिया, यानी ब्लड में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है और वीकनेस बहुत सारा हो जाएगा, आपको समस्या ज्यादा होने लगेगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था आप लोग के लिए। द गैस इन्वॉल्व्ड व्हेन जिंक रिएक्ट विद हाइड्रो, अभी जस्ट बताया आपको कौन सा गैस निकलता है, हाइड्रोजन गैस रिएक्ट है जिंक के। विच एसिड इज यूज्ड इन कार बैटरीज, कार बैटरीज में कौन सा एसिड यूज होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता है। लेकिन देखिए फोटो में यहां पर दो तरह का बैटरी है, इसको बोलते हैं हम लोग ड्राई सेल, और ये है हम लोग का वाटर वाला सेल, यानी लिक्विड सेल, इसमें पानी डलता है। ठीक है ना, ये पहले यूज हुआ करता था, ट्रैक्टर वगैरह में देखते थे हम लोग किस तरह का, इस तरह का ड्राई सेल नहीं होता था, इसमें पानी वाला बैटरी होता था। ठीक है ना, अब हम लोग का कार वगैरह में बैटरी जो है ये सब किसका है, ड्राई सेल है। ठीक है ना, इसमें पानी वानी नहीं डलता है, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं सिर्फ, और ये में इसमें बैटरी का पानी डालते हैं हम लोग, तो सल्फ्यूरिक, कैसा सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट। ठीक है ना, 30-40% इसमें एसिड होता है, डाइल्यूशन, डाइल्यूटेड एसिड हम लोग यूज करते हैं। प्लांट प्रिपेयर द फूड बाय द प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, अभी जस्ट हम एक्सप्लेन कर चुके हैं आप लोगों को, लाइट लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन को रिलीज करता है, और फूड को स्टोर करता है स्टार्च के फॉर्म में। जल में, हाँ, द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर, जल में कॉपर सल्फेट का रंग कैसा दिखता है, कैसा दिखता है, ब्लू है, पानी पानी दिखता है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया एसएससी रेलवे और ये सब में बहुत बार ये सवाल को पूछा जाता है। विच मेटल रिएक्ट विथ वाटर टू फॉर्म हाइड्रोजन गैस एंड मेटल हाइड्रोजन ऑक्साइड, कौन सा मेटल जो है, कौन सी धातु है जो पानी की अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाती है, कौन से मेटल, तो भैया सोडियम। एक सवाल होता है यहां पर, क्वेश्चन बनता है कि भैया व्हाई द सोडियम इज केप्ट
लाइक वी आर कीपिंग द पिकल्स, अचार जैसे रखते हैं हम लोग, उस तरह हम लोग सोडियम को क्यों रखते हैं डिब्बा पैक करके। और खास बात कि सर सोडियम को हम लोग कैसे केरोसिन का ऑयल में डिप करके टाइट पैक करके रखते हैं, ऐसा क्यों करते हैं। जैसे सोडियम को हम लोग जैसे ही बाहर निकालेंगे, कैसा मेटल है, निकलते के साथ ये क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा इन्वायरमेंट से, और रिएक्ट करने के बाद देयर माइट बी एक्सप्लोजन, एक्सप्लोजन हो सकता है। इसीलिए हम लोग इसको केरोसिन में स्टोर करके रखते हैं, केरोसिन में हम लोग स्टोर करके रखते हैं, ताकि ये क्या करे, रिएक्ट ना करे इन्वायरमेंट में। इसी तरह मैग्नीशियम रिबन है, मैग्नीशियम रिबन को भी हम लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग बर्न करते हैं तो किस में चेंज होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। ये कैसा रिबन है, ये कैसा पाउडर बनाता है, व्हाइट पाउडर बनाता है। ये सवाल भी आ चुका है, इसीलिए फिगर में आप लोग को एनसीईआरटी का है ये। द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर हैज, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर का क्या होता है, नो फिक्स्ड शेप एंड नो फिक्स्ड वॉल्यूम, कोई फिक्स शेप नहीं होता है, कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता है। देखिए इस तरह का इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, बहुत ग्रेटर होता है उन लोगों के बीच में। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ जिप्सम इज, जिप्सम का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है भाई साहब, तो कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट यानी CaSO4 2H2O, ये इसका मेन कंपोनेंट है, इसी से बनता है, ठीक है ना, जिसका यूज हम लोग करते हैं प्लास्टर और फर्टिलाइजर में। ये देखिए जिप्सम, हम लोग इसको देखिए प्लास्ट इस तरह का हम लोग फॉल सीलिंग वगैरह कराते हैं ना, तो हम लोग उसमें इसका यूज करते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज गिवन बाय, किनके द्वारा दिया गया है, लैवोसियर के द्वारा दिया है, एंटोनियो लैवोसियर के द्वारा दिया गया है। ये क्या कहता है, ये देखिए ये सॉलिड आइस है, ठीक है, 100 ग्राम रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट लिक्विड ये बदल के क्या होगा, यानी टोटल reactant is equal to total product in a given reaction when it changes from one form to another form। ये कहते हैं कि no matter is created or destroyed, कोई मैटर ना तो बना है ना डिस्ट्रॉयड होगा, ठीक है। ये कहता है यानी टोटल रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल R इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट, ये इनको कहना है, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS। Which acid has pungent smell and burn skin, कौन से एसिड, तो भैया तो बहुत खतरनाक एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड। ये थोड़ा सा देखिए हम लोग फर्स्ट एड फॉर बर्न से यहाँ पर आप लोग को बता देते हैं। अगर इस तरह का आपको बर्न हो जाए, छाला वाला किस तरह का पड़ जाए, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले आपको ठंडे पानी से धोना चाहिए, उसके ऊपर हम लोग कवरिंग करेंगे बैंडेज का, ताकि आपको क्या कोई बैक्टीरिया आकर उसको इन्फेक्ट ना करे। उसके बाद उसके ऊपर आइसिंग करेंगे, ताकि हम लोग क्यों करेंगे आइसिंग, क्योंकि हम लोग का स्किन का जो इपिडर्मिस का जो लेयर है वो क्या हो चुका है, बर्न हो चुका है, और वहां पर हीट ज्यादा है, यानी हम लोग यहाँ पर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कंसेप्ट यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं। और उसके बाद हम लोग डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। फर्स्ट एड था। द एटॉमिक मॉडल वाज गिवन बाय नील्स बोर, डिस्क्राइब, क्या डिस्क्राइब करता है, और एटम्स आर सॉलिड स्फीयर, ये तो बहुत पहले पता चल चुका था। इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट, इसी का बात करता है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट विद द सेंट्रल न्यूक्लियस, यही तो बोर मॉडल कहता है, ये सेंटर में न्यूक्लियस होगा और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ ऐसे चक्कर काटेंगे सर्कुलर ऑर्बिट में। द स्टेटमेंट ऑल फिजिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल, सारे फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल है। मेल्टिंग ऑफ वैक्स इज अ फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंज, बात तो सही है आपको, ऑल फिजिकल चेंजेस आर नॉट रिवर्सिबल, ठीक है ना, एक्सेप्शन भी है, फिजिकल चेंजेस सारे रिवर्सिबल नहीं होते हैं, तो ओनली 2 इज करेक्ट। विच ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, एम्फोटेरिक यानी जो क्या करे, एसिड, एम्फोटेरिक किसको बोलते हैं, एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट करके क्या करे, सॉल्ट प्लस वाटर दे दे, उसको हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। तो Al2O3 फेमस है, Al2O3 अल्युमिनियम वाला याद रखिए। करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी हाइलोजन सीरीज, हाइलोजन सीरीज ग्रुप 18 का हाइलोजन सीरीज का बात हो रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ये क्या है, मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन होगा, ठीक है, सबसे कम मोस्ट रिएक्टिव फ्लोरीन, बात सही है, ठीक है ना। यहां पर याद रखिएगा, इसको याद रखना है, इसको याद रखना है भाई साहब, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। The device used to study the absorption of water is called पोटोमीटर। पोटोमीटर क्या करता है, स्टडी ऑफ वाटर इन अ प्लांट, प्लांट रूट, प्लांट रूट में कितना है, इस तरह से स्केल से ये मेजर किया जाता है। कैसे ना, आप लोग एक एक्स्ट्रा ट्यूब लेकर के और प्लांट के रूट में कितना ट्यूब पानी है, उसको हम लोग, ये एक्सटर्नल एपरेटस है, ठीक है ना, ये कोई मशीन है जो हम लोग सेट करते हैं, ये एक्सटर्नल एपरेटस से हम लोग पोटोमीटर है, उससे हम लोग प्लांट के रूट में कितना पानी है उसको चेक करते हैं, उसके हेल्थ स्टेटस को चेक करने का काम करते हैं। द सिल्वर क्लोराइड टर्न ग्रे इन सनलाइट, बात सही है,
मम्मी का पायल देख लीजिए क्या होता है, ग्रेइश कलर का हो जाता है। सिल्वर रिएक्ट करता है, ठीक है ना, इट डिकम्पोजेस सिल्वर इनटू क्लोरीन गैस। हाँ बात सही है, डिकम्पोजेस सिल्वर इनटू क्लोरीन गैस। तो कुछ दिन रखने के बाद ना सिल्वर डिकम्पोज होने लगता है, ये बात बहुत ही बात सही है। देखिए इस तरह से सिल्वर सनलाइट में होने के बाद कैसा ग्रे कलर का हो गया और साथ में क्लोरीन गैस देने लगा, और जब ये एक्सपोज टू सनलाइट होता है तो। ठीक है, यही था कहानी। आई होप ये कहानी आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, ये कहानी आप लोग को समझ में आया होगा। ये कहानी था केमिस्ट्री का, जो आपको 6 से 7 नंबर मोटा मोटी दे करके जाएगा। एवरीडे लाइफ और केमिस्ट्री की कहानी है ये, ठीक है ना। हम होप करते हैं कि आपको ये कहानी समझ में होगा। और आपको टेलीग्राम इस चैनल को स्कैन कर लो, यहाँ पर जुड़ जाओ, ये पीडीएफ आप लोग को वहां मिल जाएगा। किस तरह का कोई कष्ट और समस्या हो तो यहाँ पर आप लोग कॉन्टेक्ट करें। अब हम लोग का एक सीरीज रह गया भाई साहब बायोलॉजी का, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और इंपॉर्टेंट चीजें रह गई हैं बायोलॉजी का भी करा दिया जाएगा और मॉडर्न हिस्ट्री का। उसके बाद हम लोग का ये जो एमसीक्यू का मैराथन सीरीज है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक आप लोग को सूचना दे देंगे हम कि करंट अफेयर का हम आपको जो है कंटेंट जो है हम आपको टेलीग्राम पे सेंड कर देंगे। तो इसलिए टेलीग्राम पे अगर आप ये चीजों को स्कैन नहीं कर पाते हैं तो स्कैन करके सिविल संग्राम बिना स्पेस दिए आप लोग लिख लें। आई होप ये कहानी आज बहुत अच्छा लगा होगा। यूं ही इसी तरह हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।